ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमने मैक्सिमम कोड तो कल कवर कर लिया था, राइट। हम कहाँ पे थे? जीपीटी मॉडल कर लिया था हमने। अच्छा हाँ, हमने मॉडल्स कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहीं से करना है वही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैंने ना अपने सारे मॉडल्स डिफाइन कर लिए। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं जनरेट करूंगा टेक्स्ट को एक्चुअली। ठीक है, मैं जिसके अंदर टेक्स्ट को एक्चुअली जनरेट करूंगा। ठीक है। अब जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू नीचे से मेरे पास आ रही है कॉल्ड मैक्स न्यू टोकन्स, की मतलब कि जो मेरा सेंटेंस है उसके बाद कितने वर्ड्स मेरे को और चाहिए। कर लो ऑन कर लो, ऑन करके बता दो, ठीक है, बता देंगे। हो गया, सेम पीस ऑफ कोड पे आ गए। ठीक है। अब इसी में सबसे पहले जो मेरा फंक्शन है दैट इज डेफ जनरेट। ठीक है, ये दो चीजें ले रहा है। सेल्फ तो चलो क्लास वाला पार्ट हो गया, उसके अलावा ये दो चीजें ले रहा है, आईडीएक्स एंड मैक्स न्यू टोकन्स। ठीक है। आईडीएक्स इज आईडीएक्स इज जो मैं ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इसे दे रहा हूं वो। ठीक है, जो भी प्रॉम्प्ट मैं इसे दे रहा हूं वो है आईडीएक्स। ठीक है। और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट के बाद, उस सेंटेंस के बाद कितने और टोकन्स मेरे को जनरेट करने हैं, दैट इज मैक्स न्यू टोकन्स। ठीक है। नहीं नहीं, ये वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। जो सेल्फ है यहाँ पे सिर्फ वो एक फंक्शन टाइप पे, आईडीएक्स और मैक्स न्यू टोकन्स मेरे दिए हुए नाम है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने फॉर अंडरस्कोर इन रेंज मैक्स न्यू टोकन्स किया, क्योंकि मेरे को नंबर नहीं चाहिए था, मेरे को एक्चुअली टोकन्स का नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को सिर्फ उतनी बार लूप रन करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक इस लूप के रन में सिर्फ एक बार जनरेट होगा। जब भी मैं इस लूप को रन कर रहा हूँ सिर्फ एक बार जनरेट होगा। ठीक है, कैसे होगा वो वर्ड जनरेट? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडीएक्स, कौन साइज कह लो इसे, कौन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जो आईडीएक्स है, ठीक है, उसके अंदर पहला मतलब इसके लिए ना थोड़ा सा आईडीएक्स के नीचे से देखो कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऊपर जाके आईडीएक्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। और कॉन्टेक्स्ट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है उस पर लिखा हुआ टॉस डॉट टेंसर, और इसको मैं प्रॉम्प्ट को एनकोड कर रहा हूँ लॉन्ग में और डिवाइस पे भेज रहा हूँ। एनकोड का मतलब वो कि एनकोडिंग में कर रहा हूँ ना, एम्बेडिंग कर रहा हूँ, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना है ना उसे भी। ठीक है, नहीं नहीं हुआ नहीं था ये, मतलब ऊपर भी सेम लाइन लिखी हुई है कहीं पे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है बेसिकली मैट्रिक्स आ रही है, राइट। क्या? कौन से थे वो? नहीं नहीं, अब तो वापस ऊपर आ जाओ, वो जनरेटेड आईडीज नहीं, आईडीज मतलब आईडी जनरेट होंगी ना। वापस ऊपर आ जाओ, बस मैं कॉन्टेक्स्ट ऊपर भेजा है मैंने, इतना बात देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आईडीएक्स में कॉन्टेक्स्ट आता है। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है, तो मैंने इसको बेसिकली ओपन किया। ओपन कैसे किया कि भाई जो पूरा डेटा है पहले तो वो फर्स्ट फुल रो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट फुल कॉलम, दूसरे वाले में माइनस ब्लॉक साइज अप टू, मतलब जो बचा हुआ डेटा है वो सारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक के साइज के हिसाब से। माइनस इस की उल्टा देख रहे हैं ना हम, कि भाई जो ऊपर पहले वाला तो वो तो सारा आ गया, और ब्लॉक साइज हमारे पास कितना 256 है आई थिंक। हाँ, 256 है। तो भाई अब लास्ट से -256 तक का डेटा आ गया बाकी। बात समझ आई? ये देखो मैट्रिक्स इज बेसिकली कॉलम्स, मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज होते हैं। तो जो पहला कॉलम है वो तो पूरा का पूरा ले लिया, दूसरे कॉलम से आगे, मतलब दूसरे कॉलम की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर लास्ट से डेटा लिया टिल 256, मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से 256 तक गया, -256 तक। ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल लिया लॉगिट्स। ठीक है, और एक अंडरस्कोर लिया क्योंकि ये हमें दो चीजें देगा और मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए अंडरस्कोर ले लेते हैं हम, पता ही आपको है ना। तो मैंने एक वेरिएबल लिया लॉगिट्स। ठीक है, लॉगिट्स के अंदर मैंने क्या किया, सेल्फ के अंदर आईडीएक्स कौन डाल दिया, ये वाला जो है वेरिएबल, ये मैंने सेल्फ के अंदर डाल दिया। सेल्फ के अंदर डालने का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी बन गई वो मेरी क्लास की।
ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास लॉगिन के अंदर बेसिकली आईडीएक्स कॉन का सेल्फ वाला वर्जन है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, लॉगिट्स में से लॉगिट्स के लिए अपडेट कर रहा हूं इसमें। ठीक है। पहला कॉलम पूरा लिया, ठीक है, कॉमा -1 पूरा लेके उसे उल्टा कर दिया। ठीक है। और फिर बचा हुआ वाक्य वाला ले लिया। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज निकाली मैंने। ठीक है। सॉफ्टवेयर फंक्शन लगाया लॉगिट्स के ऊपर। ठीक है। और डायमेंशन -1 दिया, मतलब एक रो में शिफ्ट करके बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा वो प्रोबेबिलिटीज की एक लिस्ट आ गई मेरे पास। एक प्रोबेबिलिटी की लिस्ट आ गई अलग अलग प्रोबेबिलिटीज की। ठीक है। बेसिकली यहां तक हो क्या रहा है कि हमने ना दो चीजें कैलकुलेट करी। एक लॉगिट्स, लॉगिट्स है मेरे पास एक्चुअल जो मेरे वो है एम्बेडिंग्स, जो नंबर्स हैं, जो वर्ड को नंबर में कन्वर्ट किया ना, लॉगिट्स में वो एक्चुअल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज में उन हर एक नंबर जो कि एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, उसके नेक्स्ट वर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। बात समझ आई। उसके बाद मैंने आईडीएक्स नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वर्ड निकाल रहा हूं मैं फाइनली। ठीक है। इसने क्या दिया, मैंने तो सबसे पहले मल्टीनोमियल एल्गोरिथम लगाई। मशीन लर्निंग के टाइम पे याद है नाइव बायसेस एल्गोरिथम पढ़ी थी हमने एक, उसमें मल्टीनोमियल नाइव बायसेस थी, है ना। वही वाली एल्गोरिथम है ये बेसिकली। इसमें बस एनबी इसलिए लिखते क्योंकि उस टाइम पे हमने एसक्यूएल में से ली थी, तो उसके अंदर मल्टीनोमियल एनबी के नाम से होती है, टॉर्च के अंदर जस्ट मल्टीनोमियल के नाम से होती है। एल्गोरिथम एक्जैक्टली सेम है। ठीक है। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटीज दे दी और नंबर ऑफ सैंपल्स 1 दे दिए कि भाई इसमें से कितने सैंपल निकालने हैं, एक, क्योंकि हमें एक ही वर्ड चाहिए, तो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला होगा ये वो दे देगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आईडीएक्स। अब देखो यहाँ पे जो आईडीएक्स नेक्स्ट है, जो आईडीएक्स नेक्स्ट है दैट इज अ वर्ड बेसिकली, वो एक वर्ड है ना। मेरे को जब मैं रिटर्न करूंगा तो आई वांट कि भाई पूरी एक सेंटेंस की फॉर्म रिटर्न चाहिए ना, वर्ड वर्ड करके तो रिटर्न नहीं करना मेरे को। तो मैंने इसके बाद क्या किया है, आईडीएक्स टॉर्च डॉट कैट, कैट मतलब कॉन्कैटिनेशन वाला जो एक्सेल में पढ़ा था आपने, जोड़ देना, वो वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडीएक्स जो ओरिजिनली सेंटेंस था उसके साथ अपना नेक्स्ट वर्ड जोड़ दिया और डिम इक्वल टू 1 रखा है क्योंकि डायमेंशन सिंगल डायमेंशन में चल रहा है ना। तो बेसिकली अगर अब मैं नीचे जाके देखूं तो जो मेरा प्रॉम्प्ट है, हेलो माय नेम इज, हेलो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट कोड का जो पीस है ना उसमें देखो, हेलो, ठीक है, हेलो माय नेम इज, तो दिस इज माय आईडीएक्स बेसिकली कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद उसने एक वर्ड जनरेट किया, तो मैं ना जो मेरा फंक्शन है ऊपर जनरेट वाला, उसे सिर्फ वो वर्ड रिटर्न नहीं करवा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, माय नेम इज फिर जो भी वर्ड जनरेट हुआ वो लगा के वो पूरा रिटर्न करवा रहा हूं। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है। वापस वहीं पे आ जाते हैं। लास्ट में मैंने जो आईडीएक्स था, जो फाइनली अपडेटेड आईडीएक्स था, उसको रिटर्न करा रखा है। जो फाइनली अपडेटेड सेंटेंस था उसको रिटर्न करा रखा है। वाला एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला? एबीसीडी, ए है बी, उसके बाद बी है, सी है, डी है, मुझे याद नहीं तो है। ए के बाद अगर हम ए लिखेंगे तो प्रेडिक्शन करेगा बी सी डी, हाँ, अगर बी लिखा तो सी डी, हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। नहीं, ये वो नहीं हो रहा। ये तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है कि भाई जैसे मैंने आई एम लिखा सिर्फ, ये मेरा प्रॉम्प्ट था इनिशियल, ठीक है। उसके बाद लेट्स से उसने वर्ड जनरेट किया ए, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिर्फ ए आउटपुट आता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को इसमें जोड़ के आई एम ये पूरा सेंटेंस रिटर्न कर रहा हूं। गेटिंग अ पॉइंट? कि भाई जितने भी मान लो उसने यहाँ पे देखो मैक्स न्यू टोकन तक जनरेट करेगा, वर्ड जनरेट कर रहा है, तो वो इसके आगे डालता जा रहा है। तो लास्ट में रिटर्न में एक एक वर्ड नहीं कर रहा, मैं पूरा सेंटेंस रिटर्न करवा रहा हूं। सिर्फ ये किया है मैंने, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेशन यही होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम मेन कोड के ऊपर। ऊपर अब तक हम सिर्फ चीजें डिफाइन कर रहे थे, दिस इज अवर मेन कोड, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी कॉल्ड ओएस, ठीक है। इसके ओएस से ना मैं जिस फाइल या जिस फोल्डर के अंदर मेरा पाइथन का कोड ही चल रहा है उसमें ताकातकी कर सकता हूँ, उसमें चीजों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इफ नॉट ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, कि भाई जो इनपुट डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है
तो वो यूआरएल से इसको क्रिएट कर देगा बेसिकली। ये यूआरएल दिया हुआ है मैंने, दिस इज टाइनी शेक्सपियर, ठीक है। इससे वो इसको इंपोर्ट कर लेगा, मतलब बना देगा। इस यूआरएल पे से डेटा पड़ा हुआ है, उसे उठा के इनपुट डॉट टीएक्सटी बना देगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन के बाद अगर है इनपुट डॉट टीएक्सटी तो उसे को यूज कर लेगा, वरना जो बना के बनाई है इसने वो उसको यूज कर लेगा। उसके बाद हमने रीड किया, हाँ ये भी विद ओपन करके हमने रीड कर लिया, और जितना भी डाटा रीड किया उसको टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। इसके अंदर क्लोज करना भूल गया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसको हमने टेक्स्ट के अंदर डाल दिया, टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड, हाँ ठीक है डाल दिया ठीक है। टेक्स्ट के अंदर डेटा आ गया सारा। अब उसके बाद मैंने एनकोडिंग करी, मैंने बताया था कि टोकनाइजेशन करनी है। ऊपर उठाया जो सबसे ऊपर टिक टोकन इंपोर्ट किया था, अब तक यूज थोड़ा ना किया उसे कहीं पे, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैंने बताया कि भाई जो टोकनाइजेशन की एल्गोरिथम मैंने लिखी थी वो यूज नहीं कर रहे हम जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है उसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना ईएनसी में बेसिकली एनकोडिंग एनकोडर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने टिकटोकन डॉट गेट एनकोडिंग जीपीटी 2, मतलब जीपीटी 2 जो एनकोडिंग यूज करता है, जिस तरीके से जीपीटी 2 एनकोडिंग करता है वही सेम एनकोडिंग मैंने भी यूज कर ली, ठीक है। अभी ना सिर्फ डिफाइन किया, इस लाइन से कुछ हुआ नहीं, इस लाइन से सिर्फ एक ईएनसी वेरिएबल बना, इसके अंदर मेरा एनकोडिंग का कंसेप्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डेटा बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। डेटा में क्या मैंने क्या किया, टॉर्च डॉट टेंसर किया, ठीक है, कि भाई इसको टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ईएनसी डॉट इनकोड टेक्स्ट को पहले एनकोड किया, पहले उसको प्रॉपर हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसे टेंसर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और वही टॉर्च डॉट लॉन्ग वही डेटा टाइप है वो, तो है ना। मतलब पहले उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया, फिर मैट्रिक्स बना दी नंबर्स की। टेंसर का मतलब मैट्रिक्स समझ सकते हो, ठीक है। अब मैंने एन एक नंबर लिया, ठीक है, एन एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर ना जो भी मेरा ये डेटा था उसकी लेंथ का 90% निकाला। मान लो मेरे पास 100 वर्ड्स थे, तो मैंने 90 एक नंबर निकाल लिया, ठीक है। 90 मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। टेक्निकली अपना जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली वो होती है लाइब्रेरी, उससे भी कर सकता था, बट प्रॉब्लम है कि मेरे को ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स और वाई दोनों चाहिए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए। इस केस में तो एक्स और वाई एग्जिस्ट नहीं करता ना, इस केस में तो हर एक नेक्स्ट वर्ड एक्स भी है और वाई भी है, गेटिंग पॉइंट। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से किया, मैंने अपने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक वैलिडेशन डेटा और एक ट्रेनिंग डेटा, और ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। कैसे किया, ट्रेनिंग डेटा में अगर आप देखो तो डेटा अप टू एन है, मतलब 100 में से 90 का जैसे नंबर निकला था, तो 0 से लेके या 1 से लेके 90 तक ट्रेनिंग वाला डेटा हो गया। और वैलिडेशन में फ्रॉम एन है 100, ठीक है। 90 में मतलब 10% और 90% में स्प्लिट हो गया डेटा मेरा, तो ट्रेनिंग का डेटा बन गया, वैलिडेशन का डेटा बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉडल को डिवाइस पे भेजा, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर दिया एलएमडब्ल्यू, ठीक है। हम नॉर्मली एडम यूज करते हैं, एलएमडब्ल्यू उसका थोड़ा सा बस इंप्रूव्ड वर्जन है। अबे आपका एरर भी तो नहीं पता लग रहा था मेरे को लगा कि क्या पता एडम से चल जाए, हमने कहाँ पे क्या गड़बड़ करी थी, क्योंकि वो इसी में इशू दे रहा था ना। हाँ कोई नहीं, फिर आप वैसे देखो एडम और एडम डब्ल्यू बस एक एल्गोरिथम का ही फर्क है। एक्चुअली आप एडम लिख के चलाओगे तब भी चलेगा, डब्ल्यू लिख के चलाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो या मॉडल डॉट पैरामीटर्स दिए थे, मॉडल के जो भी पैरामीटर्स है, और लर्निंग रेट, लर्निंग जो हमने ऊपर डिफाइन किया था वो दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने किया टॉस डॉट नो ग्रेड, कि अभी ट्रेनिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब एस्टिमेट लॉस का एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अगर आप ना थोड़ा सा नीचे आके देखो, वैसे तो आप पूरा कोड पढ़ लेना, बट आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे, हाँ यहाँ पे मैंने गेट बैच यूज किया, अपने डेटा को स्प्लिट कर लिया, ट्रेन डेटा, उससे मेरे को एक्स और वाई मिल गए। गेट बैच का ऊपर फंक्शन याद है, जिसमें आप कंफ्यूज हो गए थे स्प्लिट क्या कर रहे हैं, डेटा स्प्लिट क्या है। हाँ हाँ, क्योंकि उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करते ना, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। देखो
नॉर्मली जब मैं ट्रेन डेटा स्प्लिट की बात करता हूँ तो हमारे पास कैसे डेटा स्प्लिट हो रहा होता है, मेरे पास पहले एक्स और वाई होते हैं, उससे मैं ट्रेन डेटा स्प्लिट कर लेता हूँ, 4 में डिवाइड कर देता है वो उसे, राइट। यहाँ पे क्या है, मैंने पहले डेटा को अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग का अलग अलग कर लिया, उसके बाद उसमें से एक्स और वाई निकाले हैं। इस वजह से ट्रेन डेटा स्प्लिट की जो फंक्शन था वो यूज नहीं कर सकता था मैं। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा को स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब मैंने लॉस कैलकुलेट करने के लिए मॉडल के अंदर एक्स और टारगेट इक्वल टू वाई दिया। ठीक है, टारगेट इक्वल टू वाई मतलब इसमें ना जो मॉडल है वो ज्यादा पैरामीटर्स ले सकता है एक्चुअली। इसमें जो मॉडल है हमारा वो ज्यादा पैरामीटर्स ले सकता है, इसमें हमें टारगेट इक्वल टू वाई लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने लॉसेस के इक्वल टू लॉस डॉट आइटम, मतलब लॉसेस की जो यहाँ पे लॉसेस की, अच्छा ये रही, यहाँ पे लॉसेस की हमने एक यू कैन से बेसिकली मैट्रिक्स बनाई है, जीरोस वाली, सारी जीरोस वाली। ठीक है, और अब इसमें के पोजीशन पे, अब इसमें के पोजीशन पे वट एवर द के, यहां से जो भी रेंज है, ठीक है, जो भी के का नंबर है उस पे हम लॉस डॉट आइटम, मतलब जो भी यहाँ पे लॉस आया वो डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आउट में स्प्लिट हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, या ये रहा, फॉर स्प्लिट इन ट्रेन डेटा एंड वैलिडेशन डेटा। तो हम ट्रेनिंग के लिए अलग और वैलिडेशन के लिए अलग लॉस डॉट मीन निकाल रहे हैं। सही बात समझ? ट्रेनिंग के लिए लॉस निकाल रहे हैं, जब ट्रेन हो रहा है तब क्या लॉस चल रहा है वो निकाल रहे हैं, और जब वैलिडेशन टेस्ट हो रहा है तब क्या लॉस चल रहा है वो निकाल रहे हैं। तो बस दो तरीके के लॉस आ रहे हैं, एक ट्रेनिंग लॉस, एक इवेल्युएशन लॉस। हाँ, समझ आइए? क्लियर है? उसके बाद मैंने मॉडल डॉट ट्रेन रन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम मॉडल डॉट फिट भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने मॉडल डॉट ट्रेन किया। ठीक है, मॉडल डॉट ट्रेन का मतलब होता है जो हम वो बैकवर्ड वगैरह वाली चीज डिफाइन करते थे वो सब यहाँ पे अब एक्टिवेट हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, मॉडल ट्रेन और मॉडल डॉट इवैल्व याद है, उसे इवैल्यूएशन मोड में डाल दिया, उसे ट्रेनिंग मोड में डाल दिया। ठीक है, तो जब भी मैं एस्टिमेट लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि भाई मेरा मॉडल इवैल्यूएशन मोड में जा रहा है, उसके लॉसेस निकल रहे हैं ट्रेनिंग के और टेस्टिंग के, और फिर वो दोबारा ट्रेनिंग मोड में आ जा रहा है। इन दी एंड यही हो रहा है ना? अब इसकी वजह से मेरे पास एक फायदा क्या मिला मेरे को इस पर्टिकुलर अप्रोच को इस तरीके से करने का, कि भाई जब ट्रेनिंग चल रही है, जब मेरे मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है, मैं बीच बीच में भी लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं, वैलिडेशन वाला भी। पॉइंट, मैं बीच बीच में वैलिडेशन वाला लॉस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने आउटपुट दे दिया, और यहाँ पे अपना सिंपल जो ट्रेनिंग लूप है वो आ गया। ठीक है, ट्रेनिंग लूप को एक बार पढ़ लो, ट्रेनिंग लूप काफी सिंपल पार्ट है, समझ आ जाएगा। क्या ऊपर कहाँ पे ट्रेनिंग करी हमने? एसर्ट किया था, हाँ। नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, वो तो कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं, इफ लगाया आगे। बेसिकली जो मैंने इटरेशन और इवैल्यूएशन इंटरवल निकाला था ऊपर, जो 1000 और 100 डिफाइन किया था, याद है? मैं 1000 बार लूप चला रहा हूँ और हर 100वीं पोजीशन पे लॉस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हर 100वीं पोजीशन पे, और जब लास्ट लूप चलना है उसके जस्ट एक पहले, तो ये देखो ना और भी लगा हुआ है -1 पे, मतलब जब 1000 की बात कर रहा हूं मैं, तो 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करते करते 900, और 900 होगा पहले, और फिर 999 ये होगा। हाँ, मतलब 1000वें पॉइंट पे चेक नहीं कर रहा, 999 वाले पॉइंट पे चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर एस्टिमेट लॉस का फंक्शन था, से लॉसेस एस्टिमेट हो गए। ठीक है, तो मैंने प्रिंट कर दिए, इनका वैल्यूएशन का अलग अलग लॉस कैलकुलेट किया था ऊपर, नीचे अलग अलग प्रिंट कर दिए। ठीक है,
वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स दो तो सही। गेट बैच सबसे ऊपर था हमारा, जिसमें डेटा स्प्लिट वाला पार्ट था, तो इस बार मैं ट्रेनिंग का स्प्लिट कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं तो लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। हम इसमें ना जो कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़ी अलग तरीके से होती है। हम जो नॉर्मल डीप लर्निंग के मॉडल्स वगैरह पे हमने जो सीखा, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। हमें ना दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। एक तो लॉगिट्स जो एक्चुअली उसने प्रिडिक्शंस किए, और फिर ना हमारा मॉडल ही एक्चुअली लॉस भी साथ ही कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, कि भाई वो टारगेट से कितना अलग है। हाँ, लॉगिट्स मेरा एक्चुअल जो प्रिडिक्शन है, और वो प्रिडिक्शन टारगेट से कितना अलग है उसके हिसाब से लॉस कैलकुलेट करके भी दे रहा है। तो लॉगिट्स और लॉस दोनों मिल रहे हैं। ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड का मतलब तो होता है कि वो जितने भी पाथ उसने फाइंड किए थे, वो जो लॉस सबसे कम लॉस वाला था उसे रखा, बाकी हटा दिया, ठीक है। सेट टू नन का इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होता है कि भाई जो पाथ है ना उसमें जो हमने बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि सारे ही पाथ हटा देते हैं, और फिर जो पाथ सबसे लीस्ट लॉस वाला होता है उसे रखते हैं, उसे बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तुम सारे पाथ हटाने की जगह जो सबसे लीस्ट लॉस वाला पाथ है उसको छोड़ के बाकी सारे पाथ हटा दो, ठीक है। मेरा मॉडल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पाथ बनेंगे, ठीक है। अब मेरे को जो सबसे कम लॉस वाला पाथ है उसी को तो रखना है, बाकी को हटाना है। तो यूजुअली हम क्या करते थे पहले कि हम सबको हटा देते थे और उसको दोबारा बनाते थे, ठीक है। इस बार मैंने उसे बोला कि भाई उसको रख के बाकी हटा दो। ये तो नॉर्मल जैसे ट्रेनिंग में चलता है वैसे ही है, ठीक है। लॉस और बैकवर्ड का मतलब होता है कि जो मेरा पाथ था उसको रिट्रेस कर लिया एक बार मैंने, और स्टेप का मतलब कि जो ये पाथ है जो मेरी मॉडल की अभी स्टेट है उसको सेव कर दिया। नैनो जीपीटी के नाम से मॉडल सेव कर दिया। नहीं नहीं, मॉडल के अंदर ना अब जब भी मैं एआई मॉडल्स की बात करता हूँ तो मेरे पास नॉर्मली सेव वगैरह नहीं कर सकता उसे मैं, ठीक है। उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, क्योंकि एक एआई का मॉडल कभी भी फुल्ली ट्रेंड हो ही नहीं सकता, है ना। तो उसके अंदर एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है, स्टेट डिक्शनरी, ठीक है। स्टेट डिक्शनरी का क्या मतलब होता है, जितने भी उस मॉडल के वेट्स है, ठीक है, प्लस उस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में मॉडल में अपडेट होता रहता है कॉन्स्टेंटली। जब भी मैं सेव को कॉल करता हूँ उस टाइम पे जो भी उस डिक्शनरी की वैल्यूज वगैरह होती है वो सब सेव हो जाती हैं। नहीं, वो जब मॉडल की ट्रेनिंग चल रही होती है तो चेंजेस होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली। नहीं, सेव होने के बाद चेंजेस कैसे होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ना, जो वो है एक्सटेंशन है वो भी डॉट पीटी एक्सटेंशन है। टेस्टिंग नहीं, ये तो वो करवाया मैंने एक्चुअल जनरेशन। हाँ। इसमें प्रॉम्प्ट चेंज कर लेना, ये वाला प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, कुछ और ट्राई कर लेना। कॉन्टेक्स्ट ऊपर रिसीव किया था हमने। हाँ, यहाँ से सेंड कर रहे हैं, फंक्शन नहीं है तो कॉल वगैरह वर्ड सही नहीं है, यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ऊपर रिसीव किया था। हाँ, आईडीएस आईडी, अरे जैसे एम्प्लॉय आईडी वगैरह होती है वो वाली आईडी लिखा हुआ है उसमें। हाँ, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे चाहिए, बेसिकली हमें जो मॉडल जनरेट करके देता है वो हमें मल्टीपल आउटपुट देता है। जीरो पे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, फिर वन पे कम प्रोबेबिलिटी, टू पे कम प्रोबेबिलिटी। तो मेरे को जीरो लिया मैंने, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला।
क्योंकि अब जो मॉडल मेरा रिटर्न करेगा वो नंबर्स में रिटर्न करेगा, उसके बाद तो नंबर्स में ही सीखा है उसने सब कुछ, तो आउटपुट भी नंबर्स में ही रहेगा। अब लास्ट में देखो मैंने ENC डॉट डिकोड भी किया है उसे, ठीक है। क्या सर? जो मेरा मॉडल है उसके अंदर एम्बेडिंग होके जाता है डाटा, हाँ। वर्ड्स नंबर में कन्वर्ट होके जाते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा मॉडल आउटपुट देगा वो भी नंबर में ही कन्वर्ट करके देगा, हाँ। है ना। अब उन नंबर्स को मेरे को दोबारा वर्ड में तो बनाना पड़ेगा, हाँ। तो डॉट डिकोड कर दिया मैंने उसे। क्या हो गया है? आपने प्रॉम्प्ट क्या दिया था? हेलो, माय नेम इज बुल्ला। अच्छा, वही कि अब मैंने बोला ना इतना ज्यादा इंटेलिजेंट डेफिनेटली हमारा मॉडल है नहीं, डेटा ही बहुत कम है हमारे पास, है ना। जितना ज्यादा आप डेटा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका मॉडल इंटेलिजेंट होता जाएगा। नीतीश आपने मॉडल ट्रेन कर लिया? कर लिया था, ठीक है। आप लोगों ने अभी ट्रेन किया कब किया? उस दिन ट्रेन करने के बाद अभी यूज थोड़ा ना हो पाएगा, दोबारा दोबारा ट्रेन करना पड़ता है उसे, सेव थोड़ा ना होता है। नहीं नहीं, आपने दोबारा किया, दैट इज टोटली ठीक है। बट जब भी आप रन करोगे तब आपको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा ना मॉडल को। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस वाले में, कि भाई जो भी मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हुई है उसको हमने एक नैनो जीपीटी डॉट पीटी नाम से फाइल बनेगी उसके अंदर डाल रहे हैं। बट कोलैब की आदत क्या है कि जितनी भी फाइल्स वगैरह होती है वो डिलीट कर देता है हटाने पे। नहीं, कंट्रोल से भी कहाँ सेव होती है, वो डाउनलोड करके करना पड़ता है ना अगर सेव करना है तो। याद है फेशियल रिकॉग्निशन में हमने डाउनलोड कर रहा था मॉडल अपना? हाँ, तो आपको दोबारा चल गया दिखाना होगा वो हुआ क्या एग्जैक्टली। एक मिनट, आप जैसे ही यहाँ पे मतलब खुला से आपने रन किया होगा आई थिंक। हाँ तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो उसने ट्रेनिंग की ना दोबारा, ये वाला पार्ट वापस किया ना उसने, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम रन करेंगे ये वाला पार्ट वो वापस करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन रहता है वो रहता है कि आप यहाँ पे जाके, ये रहा मेरा नैनो जीबी डॉट पीटी, ये आपका मेन मॉडल है, इसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अभी पीछे हो जाए। हम्म, यहीं पे सेव नहीं होगा, जब अगली बार आओगे इसको अपलोड कर देना, ट्रेनिंग वाला पार्ट बच जाएगा आपका। हम्म, एरर आ गया, क्या एरर आ गया? देखो फिर आउट कर पा रहे हो तो?
शॉर्ट या बताऊं मैं? कर लो, एक सेकंड ले लो। दिखाओ, लैपटॉप दे इधर। ये वही वाली फाइल है जो मैंने भेजी थी या आपने खुद लिखा है? नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं आना चाहिए। क्या चल रहा है? ठीक है। अरे एक मिनट, उल्टा लिखा हुआ है आपके में शायद से। लेट मी कंफर्म। नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, लिखा तो ठीक हुआ है। अरे अरे पढ़ते हैं किसी वाले बोल क्या रहा है। कैजुअल स्टूडेंट टू चेंज ड्रॉप आउट, अच्छा।
कैजुअल सेल्फ रिटेंशन में ATTN ड्रॉप आउट के लिए साइलेंस और ड्रॉप रेजिडेंट ड्रॉप आउट लिखा हुआ है। ये ठीक तो होना चाहिए। आपकी में एक लाइन, हाँ एक लाइन गायब है। हाँ यहाँ पे रेजिडेंट ड्रॉप आउट के इसकी यहाँ पे, अरे नहीं आया। अरे रुको एक मिनट, यहाँ पे इसके बाद एक लाइन गायब है। हाँ लाइन कैसे गायब कर दी बीच में से? ये भी सही है। और नीचे देखो, नीचे यूज किया हुआ है क्या, या नीचे से भी गायब है? कर तो दिया। हो रहा है। ठीक है। ट्रेनिंग लगे 5 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होने में। क्या? हाँ यहाँ पे AI खत्म हो जाता है आपका। अब आपका इस वीकेंड पे एग्जाम ले लेते हैं, टेस्ट। तो 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली, एक डेटा एनालिसिस वाले पार्ट का, एक डेटा साइंस वाले पार्ट का। ठीक है। तो आप बता दो कि दोनों टेस्ट एक ही दिन दोगे, तीन तीन मतलब 3 3 घंटे के होते हैं। हाँ तो दोनों एक ही दिन दोगे या अलग अलग दिन दोगे या कैसे? डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में आपका एक्सेल, SQL, पावर BI और पाइथन, ये 4 आएंगे। नहीं दोनों देने हैं, ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर डेटा साइंस वाले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इन्फरेंशियल स्टैट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये आता है। AI का एग्जाम नहीं होता। यार पता नहीं ना विशाल सर क्या सिलेबस यूज करते थे, मैं अपने वाला सिलेबस दिखाता हूँ, इसमें बताओ कि कौन कौन से टॉपिक हो गए, कौन कौन से नहीं हुए, है ना? ये देखो सॉफ्टवेयर, अच्छा आपने किया किस पे है? माई स्किल एंड स्किल दोनों पे ही है, ठीक है। नहीं नहीं ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हाँ यही। टॉपिक देखो, हमने सारे टॉपिक एक ही साथ लिखे हुए हैं। ऊपर फाइल पे जाके ऊपर, यहाँ से नहीं दिखेगा। बस फाइल है SQL की कोई, इसमें हमने किया हो काम। ये SQL की फाइल नहीं है, ये तो डेटाबेस है। नहीं नहीं आपने बनाया तो था। अरे बेशक से आपने बनाया हो, लिया हो। हाँ क्वेरीज देखनी पड़ेंगी ना। इसमें खुल गया। DDL ठीक है, क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, ऑल्टर, ड्रॉप, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, वेयर, ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटर्स डिस्टिंक्ट, ठीक है, टॉप आ गया, सेंडिंग डिसेंडिंग आ गया, ऑटो बाय आ गया, एंड नॉट आ गया, परसेंटेज आ गया, ऑल्टर टेबल आ गया, ग्रुप बाय, एग्रीगेट, सम, ठीक है, हैविंग आ गया, टेम्प, अच्छा टेम्परेरी टेबल आ गया, ठीक है, जॉइंस आ गए, फुल लेफ्ट आउटर, राइट आउटर। ये दोनों कंप्लीट करते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ कि ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं करते आजकल। हाँ उस टाइम पे तो थे भी, अब तो हट ही गए हैं। क्रॉस जॉइन, ये स्पेलिंग गलती लिखी तुमने शायद से, स्पेलिंग गलती लिखी है शायद से।
इनर लेफ्ट राइट क्रॉस फुल। हाँ ठीक है, एक रहता सेल्फ ज्वाइन नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा यहीं तक किया है। इसके आगे क्या होगा सर, ये तो वैसे ही लिखा हुआ था। ये तो इतना कुछ कर ही दिया। तो जॉइंस यहाँ पे है। ठीक इसके बाद सब है क्वेरीज हमारी की है। वाला भी किया था काम में, दिखाना एक बार कैसा है। सब अच्छा मैं आपको सीधा हाँ वो दिखा देता हूँ ना क्वेरीज, उससे आपको समझ आ जाएगा आपको। मतलब इसको अब तो नहीं क्लास कर मेरे को तो रिकॉर्ड जाता है आगे। पूरे घंटे का रिकॉर्ड। हाँ, पूरे घंटे नहीं मतलब जितनी भी टाइम क्लास चले, क्लास में क्या चल रहा है वो रिकॉर्ड करना होता है ना। भूल जाओ। देखो क्रिएट कर लिया टेबल्स, ये तो मेरा था। ऑल्टर कर लिया, ड्रॉप कर ये लिया, भी कर रहा इंसर्ट कर लिया डेटा टेबल के अंदर। था। ये भी कर रहा था। ठीक है, अपडेट अपडेट डिलीट, वाला भी कर रहा था। डिलीट कर लिए, हाँ ये भी कर रहा था। सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट वाला भी कर रहा था। सिलेक्ट ठीक है। सिलेक्ट इसका स्टार का मतलब गोल होता है। हाँ ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट किया, अलग अलग वेरिएंट आ गए, फ्रॉम फ्रॉम ये भी कर रहा था। टॉप वगैरह हो गया। ठीक है, ऑर्डर वेयर आ बाय हो गया। गया, ऑर्डर का ये भी आ गया। वेयर आ गया, वेयर आ गया। एंड बिटवीन ये सब और आ गया, इन आ गया। ठीक है, और ये इस तरीके से इंसर्ट करने वाला पार्ट आ गया। हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने बताया और इस नल वगैरह आ गया, लाइक आ गया। लाइक लाइक नहीं किया था, बहुत सिंपल सा है कि किसी भी कॉलम के अंदर आप जब कुछ ढूंढ रहे हो तो उसमें पैटर्न बेस्ड रिकॉग्निशन करना है तो कर सकते हो। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, परसेंटेज, स्पेसिस एंड अंडरस्कोर। सॉरी चार होती हैं, परसेंटेज, स्पेसिस, अंडरस्कोर एंड इस वाले मतलब सिंबल होता है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बट हाँ सिंबल होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक टी परसेंटेज, तो प्रोडक्ट नेम जो टेबल है मेरा, उसके अंदर जितने भी नाम का फर्स्ट कैरेक्टर पी है वो आ जाएंगे। ठीक है, और ये हाँ, परसेंटेज स्पेस एम अंडरस्कोर 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 स्पेस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले कुछ होना चाहिए, फिर एक स्पेस आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए। फिर चल एम शुरू के साथ एम के साथ कोई भी नंबर को मतलब हाँ एम के बाद चार कैरेक्टर आने चाहिए, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। इसमें तीन है ना। सॉरी हाँ तीन आने चाहिए। ठीक है, तीन कैरेक्टर आने चाहिए, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर स्पेस आए एक और उसके बाद कुछ भी आ जाए। ठीक है, इसके अंदर सेम यही चीज करिए। बस एम बड़ा नहीं नहीं, एम नहीं होना चाहिए, पहला एम के अलावा कुछ भी आ जाए। ठीक है, ये होता है लाइक का कंसेप्ट, सिंपल। हाँ ये एग्रीगेशन वगैरह किया जाता है, ग्रुप बाय कर रखा है। ठीक है, पार्टीशन बाय कर रखा है। ठीक है, जॉइंस आ गए। ठीक है, मैंने एक ही क्वेरी लिखी होगी इसकी, हाँ क्योंकि इसी में चेंज कर देते हैं बस यहीं पे, तो जॉइन अलग अलग लगते रहते हैं, है ना। तो जॉइंस का आ गए, ये होती हैं सब क्वेरीज, इस तरीके से दो दो। क्वेरी के अंदर क्वेरी डालना हाँ है। ठीक है, सब सब क्वेरी ही है ये। व्यूज आ गए, ये व्यूज है। व्यूज का बेसिक मतलब होता है जो एक क्वेरी है इसका कुछ रिजल्ट होगा, अब मेरे को बार बार एक क्वेरी रन ना करनी पड़े, मैं उसको व्यू के अंदर सेव करके रख लेता हूँ। किया हुआ ये भी, नाम रखा है मैंने कुछ भी। हाँ ठीक है, फिर ये वाला पार्ट कि भाई एक व्यू के अंदर से टेबल में डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, फंक्शंस आ गए, ये फंक्शन का टॉपिक, जैसे हम वो सम एवरेज वगैरह यूज करते हैं वैसे आप खुद के फंक्शन कैसे बना सकते हो। ये बेसिक सही है कि डीबी और पीपीसीटी के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, @p और @s। ठीक है, मैं वो प्रॉफिट की वैल्यू इसमें ले रहा हूँ, सेल्स की वैल्यू इसमें ले रहा हूँ, दोनों मतलब हाँ टाइप बताना पड़ता है कि फ्लोट है, और फिर रिटर्न्स फ्लोट, मतलब जो एक फंक्शन है जो इसका आंसर निकलेगा वो भी फ्लोट में होगा। ठीक है,
एज बिगिन और एंड का तो कंसेप्ट तो पता ही होगा, नहीं? एज का पता है? एज का मतलब उसकी बॉडी आ गई, ठीक है। बिगिन और एंड का मतलब होता है जब मैं ना एक से ज्यादा लाइन में अपना वो लिखने वाला हूँ क्वेरीज, कि भाई जो मेरी क्वेरीज वगैरह है, या तो वो क्वेरी एक से ज्यादा है, या फिर मैं लिखने एक से ज्यादा लाइन में वाला हूँ, तो मैं बिगिन और एंड लगा देता हूँ कि भाई मेरे एसक्यूएल को पता लग जाता है कि जो इसके बीच में डेटा है वो सारा एक ही है, ठीक है। उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल एट द रेट ओ के नाम से, जो कि फ्लोट होगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने एट द रेट पी को डिवाइड कर दिया एट द रेट एस से, मतलब प्रॉफिट डिवाइड कर दिया सेल से, इनटू 100 कर दिया, राउंड ऑफ करके रिटर्न कर दिया, इसका आंसर राउंड ऑफ करके रिटर्न आ जाएगा। यूज कैसे करते हैं? बस जैसे हम नॉर्मली सम लगाते हैं, मैंने अपना वाला भी लगा लिया। ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शन ना तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। स्केलर वैल्यूड, टेबल वैल्यूड और एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट तो आपने देख लिया, सम वगैरह जो होते हैं सब एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। जो ये अभी हमने देखा, इसमें जो अगर मैं पर कैलकुलेशन की बात करूं, तो एक वैल्यू आ रही है ना कैलकुलेट होके, ठीक है। जब मेरे पास कैलकुलेट होके वैल्यू आ रही होती है तो दैट इज स्केलर वैल्यूड, ठीक है। जब मेरे पास कैलकुलेशन होके टेबल आ रहा होता है तो दैट इज टेबल वैल्यूड। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इसको रीड कर लो, समझ आ जाएगा बहुत इजीली। एज मच सिंपल सा बात है ना। इसमें एक टेबल आउटपुट आ रहा है तो ये टेबल वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर्स आ गए, ट्रिगर किए हुए? ट्रिगर नहीं किए हुए? ट्रिगर का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ, और मैंने ना पहले से अपने एसक्यूएल को बता रखा है कि जब भी ये वाली कमांड रन करी जाए तो ये भी साथ में करना है तुम्हें, तो ये ट्रिगर होता है। देखो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है वो लिया है कि जब भी मेरे टेबल के अंदर सेल्स की वैल्यू अपडेट होगी, तो मेरे ना जो पुरानी सेल्स की वैल्यू थी और जो नई सेल्स की वैल्यू हो गई, वो दोनों सेव हो जाएंगे एक डिफरेंट टेबल में। ये किया हुआ है, ठीक है। कैसे किया है? सबसे पहले जिस टेबल के अंदर वो वैल्यू सेव होंगी वो बना लिया, ऑर्डर ब्लॉक के नाम से टेबल बनाया, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू अपडेटेड ऑन, ठीक है। कि भाई किस ऑर्डर आईडी की पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या हो गई, और किस दिन अपडेट हुआ, ठीक है। उसके अंदर एक ट्रिगर बनाया, बताना है कि किस टेबल पे लगाना है, तो ऑन चोको, चोको में टेबल का नाम है, ठीक है। कब लगाना है? आफ्टर अपडेट, कि भाई चोको में अपडेट हो जब, तब ये चीज चलेगी, ठीक है। एज बिगिन, भाई अब मेरे पास बॉडी आ गई। अब मैंने ना क्या चेक किया कि भाई जो चोको वाला में टेबल है उसके अंदर तो बहुत सारे कॉलम्स है। अब अगर मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ देता, तब अपना क्वेरी लिखता, तो दिक्कत क्या आती कि कोई सा भी कॉलम अपडेट हो तो ये ट्रिगर रन हो जाता, तो बेफालतू में रन होता रहता। मेरे को चाहिए कि जब सेल्स अपडेट हो तब रन हो। मैंने क्या किया, एफ अपडेट सेल्स, कि भाई सेल्स की वैल्यू अगर अपडेट हुई है तब भी रन होगा। रन क्या करेगा? इंसर्ट इनटू ऑडिट लॉग, ऑडिट लॉग जो ऊपर टेबल बनाया था उसके अंदर डेटा डालेगा, ठीक है। ऑर्डर आईडी डी डॉट सेल्स, आई डॉट सेल्स और गेट डेट, ठीक है। डी और आई का कंसेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एसक्यूएल के अंदर ना कंसेप्ट होता है सूडो टेबल्स का, मतलब कई सारे कमांड्स रन करने के लिए एसक्यूएल खुद कुछ टेबल बनाता है और उनको बाद में डिलीट भी कर देता है। तो अपडेट कमांड को रन करने के लिए वो इंसर्टेड और डिलीटेड ये दो टेबल बनाता है, ठीक है। मैंने वही किया कि इंसर्टेड और डिलीटेड वाला जो टेबल है उस पर ज्वाइन लगाया, ठीक है। ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, ये ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। हाँ, डी का मतलब डिलीटेड था, आई का मतलब इंसर्टेड। तो यहाँ पे भी वही कि आई में से ऑर्डर आईडी मतलब इंसर्टेड वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी ली, डी मतलब डिलीटेड वाले टेबल में से सेल्स, और इंसर्टेड वाले टेबल में से सेल्स मतलब पुरानी सेल्स नई सेल्स, और गेट डेट्स तो फंक्शन है ही डेट लेने के लिए। तो
ये मैंने बेटर अपडेट यूज कर रखा है यहाँ पे, जो ऊपर बनाया था अभी, है ना, ये यूज कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं प्रोसीजर को ऑल्टर भी कर सकता हूँ। ऑल्टर करने के लिए बस जो क्रिएट की जगह पे ऑल्टर करता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा, जहां पे भी जो भी चेंज करना है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। एसक्यूएल में आपको पता होगा कि आपने एक कमांड रन कर दिया, तो मान लो आपने कोई कॉलम डिलीट कर दिया, तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन होता है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है, मैं सबसे पहले एक बिगिन ट्रांजेक्शन करता हूँ, एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करता हूँ। जब भी मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन रन किया, तो उस टाइम पे जो भी मेरे डेटाबेस जैसा भी था, वो एक कॉपी बन गई उसकी। ठीक है, अब जब मैं डिलीट फ्रॉम चोको किया, तो जो कॉपी बनी थी उसमें से चोको डिलीट हो गया टेबल। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रोल बैक कर सकता हूँ या कमिट कर सकता हूँ। ठीक है, रोल बैक करने से क्या होगा, वापस आ जाएगा, कमिट करने से वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसके बाद एक थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का। उसमें वही कि भाई तीन, सॉरी, विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन आपको जैसे किसी भी एक, जैसे कॉलम्स है, उनमें एक पर्टिकुलर पार्ट को देखते हुए चलना है, तो वो होते हैं विंडो फंक्शंस। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको मूविंग एवरेज का। ठीक है, मूविंग एवरेज मैंने बताया था आपको, पावर बीआई मेरे साथ किया आप लोगों ने, पावर बीआई नहीं किया आपने, ठीक है। मूविंग एवरेज का कंसेप्ट होता है, मूविंग एवरेज क्या होती है कि मान लो मेरे पास महीनों का डेटा है, पिछले 5-6 साल के महीने, मंथ वाइज डेटा है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं ना चाहता हूं कि मेरे को हर एक मंथ की मूविंग एवरेज मिल जाए, मतलब पिछले 3 महीने की, सॉरी, मूविंग एवरेज मिल जाए हर एक मंथ के लिए। तो मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो यहां से मिलनी शुरू होगी इन 3 मंथ की एवरेज, इसके लिए होगी इन 3 मंथ की एवरेज, इसके लिए होगी इन 3 मंथ की एवरेज। तो देख लो, ये इसको कहते हैं एक विंडो। जब ये शिफ्ट हो रही है ना, इस चीज को करने के लिए हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं। जो शिफ्टिंग वाला पार्ट है कि भाई मैं, जो मेरा डेटा है उसमें से एक बार में सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही देख रहा हूँ, पूरा पार्ट नहीं देख रहा। अच्छा, आपको नहीं पता। सबसे पहले मेरे पास होता है लाइन ग्राफ्स की बात करते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ्स कब लगते हैं, जब मेरे पास एक्स एक्सिस पे कोई भी टाइम हो। नहीं नहीं नहीं, सेकंड लाइन का फर्स्ट वाला। हाँ, ये लाइन झाड़ सकते हैं ना। नीचे की साइड डेट हो। हाँ, जब एक्स एक्सिस पे डेट हो, या टाइम हो, या मंथ्स हो, या ईयर्स हो, कुछ भी ऐसा टाइम रिलेटेड हो, तो लाइन चार्ट लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, जब भी आपको ना कैटेगरीज को कंपेयर करना होता है, मान लो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, मेरे को देखना है किसने ज्यादा प्रॉफिट दिया मेरे को, तो मैं बार चार्ट यूज करता हूँ। ऊपर वाले जो थे, ये सारे सेम ही है, मतलब अलग अलग वैरायटी है। हाँ, ठीक है। अगर मेरे को देखना है कि जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है, वो टोटल में कितना कंट्रीब्यूट करती है, मतलब ए है, बी है, ठीक है। अब कैटेगरी ए मेरे को कुछ प्रॉफिट दे रही होगी, कैटेगरी मेरे को कुछ प्रॉफिट दे रही है, दोनों का प्रॉफिट जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का बार चार्ट बनाऊंगा। मैं देखूंगा ए ज्यादा दे रहा है, बी कम दे रहा है, कंपेयर करने के लिए होता है ये। ठीक है, और मेरे को देखना है कि भाई जो टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, उसमें से कितना परसेंट ये दे रहा है, कितना परसेंट ये दे रहा है, तो मैं पाई चार्ट यूज करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, पाई हो गया या डोनट हो गया, उसके साथ वाला, दोनों सेम ही काम के आते हैं। ठीक है, लास्टली, जब मेरे को दो नंबर्स के बीच में प्लॉटिंग करनी हो, भाई मेरे को लेट्स से देखनी है कि मेरी सेल्स के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सेल्स भी नंबर है, प्रॉफिट भी नंबर है। जब इस तरीके से आए तो मैं यूज करता हूँ स्कैटर प्लॉट, ऐसे डॉट डॉट वाला जो होता है। यहाँ पे, हाँ, ये वाला स्कैटर चार्ट, तो ये यूज करता हूँ। बाकी तो फिर वही है कि अगर आपके पास कुछ भी एरिया टाइप वाली जगह आ रही है, तो आप मैप यूज कर लोगे। बाकी का ना ऐसा कुछ रूल नहीं है, बाकी होगा तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ये 5 बेसिक होते हैं सिर्फ। ठीक है, और पूछिए। अच्छा हाँ, एक वो हिस्टोग्राम होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो तो हमने भी पढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम यूज करते हैं, याद आ गया, क्योंकि आपने दो पार्ट में बेसिकली आपका कोर्स डिवाइडेड है। एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा आपको, क्वेश्चन होंगे क्या, हमारा टॉपिक करना है। आप डेफिनेटली अपना एसक्यूएल, पाइथन, जो भी आपके पास टूल्स हैं, वो सब कुछ यूज कर सकते हो।
थोड़ा कोड वगैरह लिख के रन करके एक बार रन हो जाए उसके बाद वहां पे डालो। ये वगैरह नहीं ये वगैरह नहीं, ऑब्वियसली वो तो फिर आपको पता ही लग जाता है वैसे भी, ऐसा कोई इशू है ही नहीं उसमें। तो अगर आप देखो मैं तो मॉनिटर भी नहीं करता आपको, जैसे मर्जी करते रहो। क्योंकि इस टेस्ट में ना पास फेल वगैरह का कुछ दिक्कत नहीं होती। ये टेस्ट ना सिर्फ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जब आपका कोर्स हो गया तो आपको बताया होगा शायद से प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं वो सब पे बात होती है। तो इस टेस्ट के बेसिस पे देखा जाता है कि आप जॉब रेडी कितना हो, और जितनी आपको दिक्कतें हैं फिर उसके ऊपर क्लासेस होंगे आपके, काम किया जाएगा। ये टेस्ट सिर्फ इस चीज के लिए है। क्या मतलब जॉब तो काफी लोग कर रहे हैं कि अब कुछ तो, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जॉब वाले। कौन? अच्छा ये समीर हाँ हाँ हाँ। हाँ इन्होंने बीच में शायद छोड़ दिया था, मेरे को पता नहीं है, विशाल सर के टाइम किया है शायद से, तो इन्होंने बीच में छोड़ दिया था। मेरे पास तो इन्होंने सिर्फ पाइथन किया है। हाँ सिर्फ पाइथन के लिए आते हैं मेरे पास। और अभी भी 1 बजे वाले बैच में पाइथन चल रहा है, तो उसी में बैठते हैं दोबारा। हाँ मतलब एक नया है, ये 4 लोग हैं टोटल, 3 ने कर लिया। हम्म। मतलब हाँ हाँ मतलब काइंडा हाँ। तो मतलब एक दिन में मतलब आप कितने दिनों में एक एक्सेल का लगभग सबसे ज्यादा यार देखो मेरे को ऐसे कभी मैंने हिसाब नहीं लगाया। मैं डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस वाले की बात कर सकता हूँ। डेटा एनालिसिस वाले पार्ट को पूरा करने में एक्सेल एसक्यूएल पावर बीआई और पाइथन चारों को करने में ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं। और जो फिर 2 से 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए। नहीं आप जो अच्छा नहीं तुम वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी जो बैचेस का शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा मतलब जो अब खत्म भी तो होंगे बैच, तो अभी जो चल रहा है ये चल रहा है। जैसे सुबह 8 बजे बैच होता है, इसके अंदर चल रहा है ये वर्किंग विद पावर क्वेरी। इसमें डेटा मॉडलिंग भी कर लिया है। ठीक है पावर बीआई चल रहा है इसके अंदर। ठीक है उसके बाद फिर 10 बजे वाला बैच होता है, ये खत्म हो गया आज। हाँ ये देख लो ये भी सही है। ये तो खत्म हो गया, एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ जो भी खत्म हो गया ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ये खत्म हो गया है, और तुम्हारे वाला भी खत्म हो गया ना आज। ठीक है ये वाला भी खत्म हो गया है। तो बहुत टाइम मैं अपडेट ज्यादा करता नहीं। अब ये चल रहे हैं ये 5 बैच, 2 वीकेंड पे 3 वीकडेज में। घंटों के हिसाब से मैं रिवाइज ही करना है तो अगर तुम्हें रिवाइज ही करना है तो कुछ एक्सेल के लिए मान लो 4 से 5 घंटे ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है सिर्फ, बस कर करके फटाफट दिखा दूँ। 2-2 घंटे मान लो फिर तो सबके, हर टॉपिक के 2-2 घंटे मान लो। प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, मैं कर करके दिखा दूंगा चीजें बस। हाँ हाँ 2-2 घंटे मान लो हर एक टॉपिक के। आपके पास 4 4 8 एक 9 टॉपिक है, 18 घंटे। बट जैसे पावर बीआई वगैरह है वो तो आधे 1 घंटे में भी खत्म हो जाएगा। हाँ जैसे वो इन्फ्लुएंशियल और डिस्क्रिप्टिव थे। एक्सेल तो काफी बड़ा है यार। तुमने कितना क्या किया है? ये है, मैंने एक्सेल और एडवांस एक्सेल को अलग अलग बांट नहीं रखा, मैं एक ही एक्सेल पढ़ाता हूँ। हाँ ये सारे टॉपिक्स हैं, देख लो तुम्हें कौन से किए कौन से नहीं करे, कौन से किसका एडवांस बोल रहे हो। कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं वाला पार्ट है ये। ठीक है दूसरा है डेटा क्लीनिंग, इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव करना। ठीक है
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह। नाम बस नाम बताना इसके अंदर बस जैसे इन जो टूल नहीं होते एक आधे टूल दिखाते देख लेंगे, कोई इशू नहीं, अगर तुम्हें रिवाइज करना ही है देख लेंगे, कर लेंगे, इशू नहीं है। हाँ, नो तो जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, आप लोगों का भी नाम उसमें डाल दें टेस्ट वाले पार्ट में। एक बार अपने पूरे पूरे नाम बता दो जो सर्टिफिकेट पे चाहिए आपको। विपिन, और कुछ नहीं चाहिए पीछे? ठीक है, नहीं फर्क नहीं पड़ता, अगर सर्टिफिकेट पे डिफरेंट भी होगा आपको। क्या लगा दूं? कुमार। और प्रिंस वगैरह का भी पता आपको? खाली प्रिंस है, और टिंकू का आगे कुछ नहीं है? ठीक है, टिंकू शर्मा करना है। हाँ, एक बार पूछ लो। मैंने अभी यही कर लिया, कोई इशू नहीं। आज हो गई 27 ना। हो गया। हाँ देखो, इस तरीके से होता है, इस तरीके से नंबर मिलते हैं, और सिर्फ फीडबैक मेन होता है कि कहाँ पे दिक्कतें हैं तुम्हें, इन सब बच्चों का और रखा है ना। हम्म, इन सब का भी बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 11 बच्चों का बचा हुआ है। अभी तो हाँ, जॉब नहीं लगी, इंटर्नशिप रहेगी, ग्रेजुएशन नहीं हुई अभी तुम्हारी। इंटर्नशिप में क्या रहता है मतलब? काम और पैसा। काम काफी ज्यादा करवाते हैं, और हाँ, इंटर्न से काफी ज्यादा करवाया जाता है, और पैसे बहुत कम। यार अंदाजा देखो, इंटर्नशिप बिल्कुल फ्री में काम करवाने से लेके 40-50 हजार रुपए तक मिलती हैं, पूरी रेंज है इसकी। और तुम्हें इंटर्नशिप पे तुम्हें यार 8-10 वाली कैटेगरी में मिल जाएगी जहाँ तक है, 8 से 10 हजार रुपये महीने वाले में। और 8 से 10 में नहीं, सीधा जॉब लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप जरूरी नहीं होती। इंटर्नशिप करने से आपको जॉब मिलने में फायदा हो जाता है। हाँ, वो जो आपकी पहली जॉब होगी ना, उसमें जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो इंटर्नशिप वाला काउंट होता है। तो मतलब बिना इंटर्नशिप के भी जाओगे तब भी जॉब लग जाएगी, बट इंटर्नशिप के साथ वो थोड़ा सैलरी हाइक मिल जाता है। हम्म, ठीक है, चलो, थैंक यू।